प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट सेकंड पेपर के एजुकेशन सब्जेक्ट पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको दिसंबर 21 जून 22 का मर्ज साइकिल के अंतर्गत 12 दिसंबर 22 को आयोजित शिफ्ट 1 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पार्ट 5 के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पहले भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का सेशन किया जा चुका है। यह सेशन आपको टॉप क्वेश्चंस होंगे जो JRF के राह को प्रशस्त करेगा। तो प्रश्न 1 की ओर, निम्नलिखित में से किसे समाज शास्त्र का जनक माना जाता है? ए. जॉर्ज पाइने, बी. मैक्स वेबर, सी. ऑगस्ट कॉम्टे, डी. मैकाइवर। Who among the following is considered as father of sociology? A. जॉर्ज पाइने, बी. मैक्स वेबर, सी. ऑगस्ट कॉम्टे और डी. मैकाइवर। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, A, B, C और D से। ये समाजशास्त्र सोशोलॉजी इसके फादर को पूछा जा रहा है, इसका प्रोपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र में या इसका जनक, समाजशास्त्र के जनक के रूप में आपको ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे के नाम जाना जाता है। ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ 1798 में फ्रांस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही अपना जीवन समुदाय के साथ गुजर बसर करता है। कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है। उसे अपने समुदाय के साथ आवश्यकता होती है। एक दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए, एक दूसरे के खुशी में सम्मिलित होने के लिए उसे समाज की ज़रूरत होती है। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। समाज से ही हम सभी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसमें समाज, परिवार एवं दोस्त एवं साथी, ये सब आपको एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर करके। इसकी संरचना आपको समाज से ही, और इसके समाज की संरचना की गतिविधि का अध्ययन ही हमारा समाजशास्त्र है।
हमारा समाजशास्त्र है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ऑगस्ट कॉम्टे। समाज की संरचना एवं गतिविधि का अध्ययन, यही हमारा समाजशास्त्र है। समाज की संरचना एवं गतिविधि का अध्ययन ही हमारा समाजशास्त्र है। तो ऑप्शन सी की ओर सही उत्तर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा का के सिद्धांत नहीं है? ए पृथक्कृत शिक्षा, बी शून्य वशीकरण, सी विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति, डी व्यावसायिक सहयोग। पृथक्कृत, चले, which of the following is are not principles of inclusive education? A segregated education, B zero rejection, C appreciation of student diversity, D professional collaboration। ऑप्शन आपको है ए में ओनली ए, बी ओनली सी एंड डी, सी ओनली बी और डी ओनली बी एंड डी। तो इसका सही विकल्प का चयन करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आपको शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाओं का सामान्य कक्षा में, सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया जाता है, तो यह आपको समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यहाँ जो बच्चे शारीरिक रूप से बाधित होते हैं उनको यहाँ सम्मान के साथ सामान्य विद्यालय में जब शिक्षण प्रक्रिया में लिप्त कराया जाता है, वह समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ, ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के साथ एक बार एक नज़र से बच्चों में अपने अंदर की शक्ति को, जो बच्चों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करे, कहीं भी भेदभाव नहीं हो, इन सारी बातों का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से इसको जोड़कर मानव संसाधन की क्षमता का उपयोग करके, क्षमता का उपयोग करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। यह हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह पृथक्कृत शिक्षा है, यह पृथक्कृत शिक्षा है। पृथक, पृथक, पृथक,
पृथक्कृत शिक्षा, इसकी अंग्रेजी है सेग्रेगेटेड। सेग्रेगेटेड एजुकेशन, पृथक्कृत शिक्षा। ये ऑप्शन ये रहा आपका ओनली ए। ये सब शून्य वशीकरण, जीरो रिजेक्शन यहाँ नहीं है, विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति नहीं और व्यावसायिक सहयोग भी नहीं है। यहाँ है आपको पृथक्कृत, सेग्रेगेटेड एजुकेशन। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में माना जाता है। ए, व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। बी, कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच। सी, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। डी, संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। बंडूरा's social learning theory is considered as the bridge between A, behaviorism and gestalt psychology. B, functionalism and gestalt psychology. C, behaviorism and cognitivism. D, structuralism and functionalism. तो आपको दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है कि बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी कौन सा ब्रिज के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा यह आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक रहे और इन्होंने इसे वर्ष 1977 में प्रतिपादित किए। इसके अंतर्गत स्फूर्त अनुबंध के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से सहमति थी। यहाँ मध्यस्थता प्रक्रिया उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच होती है। यहाँ मध्यस्थता उत्तेजना एवं अनुक्रिया के बीच होती है। इसमें अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चा के जन्म के बाद माता पिता एवं परिवार, उनके व्यवहारों को अवलोकन करते हैं। इसके बाद ही उसके व्यवहार के अनुकरण के आधार पर ही यह हमारा सामाजिक अधिगम कहलाता है। यह हमारा सामाजिक अधिगम। जब कोई बच्चा, कोई बालक किसी सदस्य को देखकर वह समाज में, घर में, विद्यालय में किसी दूसरे के व्यवहार को देखता है और उस व्यवहार को अपने व्यवहार में प्रयोग करता है, तो यह हमारा सामाजिक अधिगम है। यह हमारा सामाजिक अधिगम है। इस प्रकार व्यवहारवाद
और संज्ञानवाद के बीच सामाजिक सीखने का सिद्धांत सेतु के रूप में माना जाता है। संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म, ये आपको सिद्धांत है, यह आपको एक सिद्धांत है जो दूसरों के देखकर सीखता है। वह बालक अपने में विचार उत्पन्न करता है और यह विचार उसके नैतिक क्षमता एवं उसके नैतिक प्रदर्शन पर अंतर प्राप्त करता है। नैतिक क्षमता एवं नैतिक प्रदर्शन पर दोनों में जब अंतर प्राप्त करता है तो यह उसका संज्ञानात्मक, कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मक, यह आपका सामाजिक सीखने के सिद्धांत में पुल के रूप में माना जाता है, सेतु के रूप में माना जाता है, ब्रिज है यह। तो हमारा सही ऑप्शन सी, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म, सी। यह देखा जाए, यह रहा हमारा सही उत्तर, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, सभी शिक्षक संभावनाशील नेता हैं, वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं, चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक नेता या आचार्य या उपकुलपति की हैसियत से। कथन दो है, शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही से है। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है आपको, ऑल एजुकेटर्स आर पोटेंशियली लीडर्स इन दैट all may create followers by influencing those around them, whether as heads of departments, teachers, leaders, principal और vice chancellor। स्टेटमेंट 2 है आपको, leaders in educational administration are concerned with responding to diversity among learners। Options A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true। तो दिए गए ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। यह कथन कि सभी शिक्षक संभावनाशील नेता है, आज के संदर्भ में यह बिल्कुल सही है कि सभी शिक्षक संभावनाशील नेता है। चूंकि हमारा शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको जो कोई भी कुछ कार्य करता है, जो कुछ भी प्रक्रिया में आता है, उसके ऊपर जो अपने को निदेशक, निरीक्षक, उपनिदेशक, प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष, कुलपति, उप कुलपति, ये सभी जो है प्रशासक के रूप में है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और इनके अंदर, इनके नीचे जो भी कर्मी, जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सभी को अपना अनुयायी बना सकते हैं। तभी जाकर शिक्षा विभाग हमारा
अपने कार्य के दायित्व में सफल साबित हो सकता है। शिक्षा विभाग ये प्रभावित करते हैं अपनी हैसियत से, अपनी गुणवत्ता से, अपनी पावर से। इस प्रकार कथन एक हमारा सही है। सभी शिक्षक संभावनाशील नेता हैं। वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं। इसमें चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक नेता या आचार्य या उप कुलपति की हैसियत से, जो भी हो, जो सीनियर हैं वो अपना अनुयायी बना सकते हैं। कथन 2 है, शैक्षिक प्रशासन में यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही से है। यही तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाइवर्सिटी, या जो डाइवर्सिटी बच्चों में है इसकी जवाबदेही। शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके जो लीडर हैं, वो विविधता के प्रति जो बच्चों में आते हैं उसके वह जवाबदेह होते हैं। या शैक्षिक प्रशासन में आपको नियम एवं सिद्धांत से है। किस प्रकार? सिद्धांत, नियम एवं सिद्धांत शैक्षिक प्रशासन में नेताओं की किस प्रकार विद्यार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही है। तो हमारा दोनों कथन सही है। कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन विकल्प का सही मिलान ये रहा सही उत्तर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चले क्वेश्चन 5वां। दक्षता आधारित आकलन ए पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहिए। सी विभिन्न उपकरणों उपागमों के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इंग्लिश है इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड assessment A should be done just after the end completion of the program. B should take into its scope all measurable component aspects that need to be assessed. C does not demand flexibility with regard to use of different tools. Approach D should be fair and objective. आपको दिए गए विकल्प है ए में ए बी एंड सी ओनली। बी है आपको बी सी एंड डी ओनली और सी ए बी एंड डी ओनली, डी ए एंड बी ओनली। तो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या हो। कॉम्पिटेंसी ये है आपका दक्षता। यह शिक्षा के उद्देश्यों को जोड़ता है। शिक्षा के उद्देश्यों को जोड़ता है, उसमें यह सहयोग प्रदान करता है। इसमें यह सहयोग प्रदान करता है। जो बालक कुछ अपने ज्ञान में दक्षता अर्जित करता है, दक्षता अर्जित करता है और उन अर्जित की गई दक्षताओं का जब आकलन किया जाता है, जब असेसमेंट किया जाता है, तो इसमें
सभी पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यचर्या का अधिक महत्व होता है। पाठ्यचर्या का यहाँ अधिक महत्व होता है। इसमें शिक्षक या शिक्षार्थी पर बोझ न पड़े, बल्कि शिक्षण अधिगम को प्रभावित करें। शिक्षण अधिगम को प्रभावित करें। यहाँ असेसमेंट जब टीचर अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम मानते हैं, उसमें पाठ के अंत में जो प्रश्न होता है, उन प्रश्नों का उपयोग कर उनका आकलन किया जाता है। जो आकलन आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, और उनके द्वारा जो आकलन किया गया, इसमें उनके शिक्षक के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र कहाँ तक दक्ष हैं, किस स्तर तक। तो ये हमारा आकलन का मानदंड है। इसमें आपको पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाता है, यह कथन आपका सही है। आकलन किए जाने के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को लिया जाता है, यह भी कथन सही है। सी है आपको विभिन्न उपकरणों उपागमों के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना, यह कथन आपका गलत है। क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ दिया है आपको नहीं, तो नहीं, यह कथन आपका गलत है। और डी सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, तो आपको वस्तुनिष्ठ भी यहाँ पाठ के अंत में शिक्षक द्वारा जो प्रश्न होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमारा ए, बी और डी कथन सही है, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है। ऑप्शन सी की ओर सही उत्तर सी। उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा NISHTHA प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम। सी एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इंग्लिश इसकी है, निष्ठा इज ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल। बी ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्टाफ। सी ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर improving quality of school education through integrated teacher training. डी है ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शंस में है आपको ए एंड बी ओनली, बी एंड डी ओनली, सी ए एंड सी ओनली, और डी है आपको ए एंड डी ओनली। दो कथन को चयन करना है, कौन सा कथन आपके लिए सही है। ए, बी, सी और डी के विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। यह कह रहा है निष्ठा NISHTHA। यह निष्ठा का सबसे पहले हम सब फुल फॉर्म जान ले, क्योंकि ये आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेशनल
इनिशिएटिव और स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक फॉर एडवांसमेंट। ये आपका निष्ठा का फुल फॉर्म है। स्कूल प्रमुख, स्कूल हेड, स्कूल प्रमुख और शिक्षक को समग्र होलिस्टिक उन्नति एडवांसमेंट के लिए फॉर नेशनल इनिशिएटिव राष्ट्रीय पहल है। यह आपको मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दो 2022 में लॉन्च किया गया। 2022 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को, जिनके शिक्षक पढ़ाते हैं, अर्थात जो भी 1 से 5, 6 से 8 या 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षक या उनके प्रधान को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें प्रशिक्षण के द्वारा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, तो इसमें स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में सुधार के लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है। यह आपका निष्ठा के अंतर्गत है। यह आपको निष्ठा के अंतर्गत है। तो प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, यह एक नेशनल मिशन है। यह कथन आपको सही है। अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा नहीं, यह रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यह कार्यक्रम है आपको 1 से 8 वर्ग के शिक्षकों के लिए, उसके लिए यह नहीं है। यह कथन आपका गलत है। सी है आपको एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा, यह तो है आपको एकीकृत प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता, यही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह कथन आपका सही है। इस प्रकार ए एंड सी दोनों कथन आपका सही है। डी है ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया नहीं, यह आपको मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, यह आपको उस समय के शिक्षा मंत्री 2022 में रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि निष्ठा जिस मंत्रालय से लिया गया उसके मंत्री कौन थे। तो शिक्षा मंत्री के रूप में आपको रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो 2022 में आपको यह लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर ए सी, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में उत्तर हमारा सी, विकल्प का सही मिलान। यह रहा सही उत्तर ए एंड सी। अगला क्वेश्चन।
किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? यहाँ आपको प्रावधान ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 32। इंग्लिश है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज मेड टू क्लाइमेट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, creed or color in any government aided school? A आर्टिकल 16, बी आर्टिकल 29, सी आर्टिकल 30 और डी है आपको आर्टिकल 32। तो दिए गए विकल्प से आपको सही विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 16 इसमें आपको मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नौकरी में नहीं की जाती है। आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। यह आपका अनुच्छेद 16 है। मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं की जाती। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 29 आपको है कि किसी भी संस्था में कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको विद्यार्थी एवं संस्थान से स्पष्ट है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो है वो अपना प्रवचन दे सकते हैं और उसे सुनने के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, उस पर जोर नहीं लगा सकते हैं। प्रवचन आप दे सकते हैं लेकिन उसको सुनने के लिए दबाव नहीं दिया सकता है। अनुच्छेद 30 आपको बताता है कि यह अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक मतलब यहाँ आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोग आते हैं और यह आपको अनुच्छेद 30 में अपना कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का प्रशासनिक अधिकार है। प्रशासनिक अधिकार। धारा आर्टिकल 32 आपको कहता है कि पूरे क्षेत्र में यह भेदभाव नहीं हो। यदि कोई भी स्थापना या अधिकार प्रशासनिक, यहाँ प्रशासनिक चले, तो सवाल है कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद
प्राप्त है। तो यह आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा आपको 29। यह हो जाएगा आपका 29। यहाँ यह अनुच्छेद 29 में है कि यहाँ भेदभाव समाप्त करने के लिए संवैधानिक किया गया है कि आप अपना बात रख सकते हैं लेकिन किसी पर दबाव नहीं बना सकते। आर्टिकल 29 ऑप्शन बी की ओर है। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29, जिसमें दिया गया है कि कोई भी स्कूल में जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह हमारा संवैधानिक प्रावधान है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।